नमस्कार। द अर्थ न्यूज़ के कार्यक्रम सत्संग में आप सब दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जिस तरीके से कि हम दिन ब दिन देखते जा रहे हैं कि कुछ नए फैक्ट्स सामने आ रहे हैं जो कि कोचिंग माफिया के ऊपर जो एक कवच सा चढ़ा हुआ था कि जी हम लोगों का भविष्य बना रहे हैं, वो उठता हुआ दिख रहा है। शुरू हुई खान सर की वारदात जो हुई पटना के अंदर, गोली चली, उनके कहने पे गोली चली, उसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होती है और कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो पुलिस या प्रशासन है वो सोच रही है कि उनके जो उनका सेंटर है उसके ऊपर ताले भी लग जाए। नीट का जो हमने देखा कि नीट के जो एग्ज़ाम पेपर लीक हुए और कैसे कुछ कोचिंग के लोग जो थे उस लीक में शामिल थे। इस सारी बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे स्टूडियोज़ में हमारे एडिटर इन चीफ शिवांग सर का। शिवांग सर, आपका स्वागत है स्टूडियोज़ में। जय माता दी सर। सर, जैसे मैं कह रहा था कि दिन ब दिन जैसे हम देख रहे हैं कुछ नए नए ऐसे फैक्ट्स आ रहे हैं सामने जिससे कि जो एक मुखौटा पहन रखा था जो ये ट्यूशन या कोचिंग सेंटर वाले थे वो उठता हुआ दिख रहा है। क्योंकि देखिए, कोई भी कोचिंग सेंटर है उसको पता है कि मेरी जो सिलेक्शन है वो 1 या आधे % से ज़्यादा नहीं होगी और वो 99% लोगों को एक गलत धारणा देके और एक गलत फॉल्स प्रॉमिस करके उनसे वो पैसे ले रहे हैं। असलियत तो ये है, लेकिन वो दिखा रहे थे कि देखिए जी हम तो करियर बना रहे हैं। तो अब जो ये पीछे हम 1 महीने में हमने नई डेवलपमेंट्स देखी, इनके ऊपर आपका क्या ख्याल है कि ये चीज़ किस दिशा में जाएगी? अब मैं चाहूँगा कि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, पत्रकारिता का मेरा एक्सपीरियंस 2011 के बाद शुरू हुआ, 12 के बाद, जब मैंने पहली मैगजीन बनाई द जम्मू हाइट संत कुमार शर्मा जी के साथ मिलके, उनको मैं ये समझूंगा कि उन्होंने मुझे गाइड किया और मुझे जर्नलिज्म के बारे में इन एंड आउट्स बताए। उसके बाद 2014 में जब मैंने अखबार में अपना कदम रखा, 2014 में द अर्थ न्यूज़ को साथ में एसोसिएट हुआ और उसके बाद मैंने एज एडिटर इन चीफ अर्थ न्यूज़ की जर्नी शुरू की। एक अरसा दिया है रवीश मैंने जर्नलिज्म को, आज उसका टेन्योर लगभग 15 साल के करीब हो चुका है। उसके पहले अगर मैं अपनी पूरी लाइफ की जो अंडरस्टैंडिंग की बात करूं तो मैंने एजुकेशन को, स्कूलिंग को इम्प्रूवमेंट कैसे की जाएगी, समाज के लिए क्या सही है, उस पर काम किया है। हाँ, ये ज़रूर है कि ज़्यादा ग्लैमराइज नहीं किया हमने अपने काम को। हमारे रिजल्ट्स, हमारी इम्प्रूवमेंट्स और हमारे जो इंस्टीट्यूशनलाइज करके चीज़ों को आगे बढ़ाने का जो हमारा प्रयास था, आज वो प्रयास जन जन के सामने आ रहा है जिस तरीके से हमने चीज़ें हाईलाइट की थी। जो आपका सवाल है कि मुखौटा उतारा गया, इसके प्रोसेस की तरफ मैं चाहूँगा कि जो हमारे फिलोसोफर्स हैं, पेरेंट्स हैं, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, एजुकेशन के अपेक्स पे बैठे हुए लोग हैं, उनको तक मेरी बात पहुँचे, ताकि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशंस हैं, वो एक कॉन्क्रीट तरीके से हेल्प कर पाए भारत को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए। क्योंकि मंशा बड़ी क्लियर है भारत सरकार की कि भारत का आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो एक प्लानिंग की गई थी रवीश। मैं आज सुबह से इसी बात पे देख रहा था किस तरीके से भारत की नौकरियों के लिए सेंट्रलाइज्ड एग्ज़ाम बनाए गए, किस तरीके से प्लेसमेंट्स के लिए डायरेक्ट एंट्रीज की प्रोविजनिंग की गई। मैं कुछ पॉइंट्स की तरफ लोगों का ध्यान लेके जाना चाहूँगा। आप पूरी भारत की 90s के आगे का आप भारत कंसीव करें, 2026 तक का सफ़र लेते हैं। 90 में रवीश, अगर आप देखोगे तो भारत की सरकारें डिस्टर्ब होना शुरू हो गई थी। 1978 के बाद ही अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास सरकारें जो आ रही थी वो टेम्पररी सरकारें आ रही थी, इंडिसाइसिव सरकारें आ रही थी। आप इसको ध्यान से मेरी चीज़ को नोट करेंगे। उसके बाद 1989-91 का दौर आया जब मिली जुली सरकारें आने लगी जिनकी आइडियोलॉजीज क्लियर नहीं होंगी। उसका नतीजा ये हुआ कि ना हमारी पॉलिसी डिफेंस में स्टेबल बन पाई, ना हमारी पॉलिसी एजुकेशन में स्टेबल बन पाई, और ना ही भारत उस तरीके से पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर हम बात करें उतनी ग्रो नहीं कर पाया था, क्योंकि उस टाइम पे भारत में अंग्रेज़ों का रूल था। लेकिन जब आईटी का और एक नया रेवोल्यूशन आया तो भारत का वो समय मिस आउट हो गया, क्योंकि सरकारें हमारे पास ऐसी थी जो कि मिली जुली थी और उनके जो इंटरेस्ट थे वो बड़े ज़्यादा पर्सनलाइज्ड थे। नरसिम्हा राव जी की सरकार को अगर हम छोड़ दें और उसके बाद की अगर हम सरकार की बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार 2 बार टूटने के बाद तीसरी बार जब आती है, उसके बाद मनमोहन सिंह जी की जब सरकार आती है, चीज़ें बहुत बदल चुकी थी। इन सबको अगर हम जोड़ें तो आपको ये पता लगेगा कि एक स्टेबल पॉलिसी हमें किसी भी डिपार्टमेंट में ढंग से नहीं मिली। उसका नतीजा ये हुआ कि इंसर्जेंसी भी बढ़ी, बॉर्डर डिस्प्यूट भी बढ़े, हमारे दुश्मनों ने हमारा फ़ायदा भी उठाया, हमारी इकोनॉमी वीक हुई। लेकिन 2014 में चीज़ें एकदम बदल गई।
सबसे पहली चेंज जो आई, सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल चेंज आई कि एक निर्णायक सरकार को मैंडेट मिला, बहुमत ऐसा मिला कि उसने किसी को पूछने नहीं जाना है चेंजेस लाने के लिए, चेंजेस लाई भी गई। उसी का नतीजा है कि हमारी जो आउटपुट है जीडीपी की, अगर हम कल फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 की 7.7 पे वो रिफ्लेक्ट हुई है, उसी का नतीजा है कि रिसेशन हम लोग हैंडल कर पाए, उसी का नतीजा है कि विश्व की महामारी कोविड की आती है और हम लोग अपनी वैक्सीन बना के कहीं ना कहीं स्टेबल हो पाए। लेकिन हम ये नहीं कह सकते थे कि उनकी जो प्लानिंग थी भारत को लेके वो अधूरी थी। देखो क्या हुआ, मैंने थोड़ा सा एनालाइज करके डाटा लाया है। डाटा कहता है, जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं, पहले इंडिया का भी मुझे लगता है लगभग सेम सिचुएशन होगा, बैच वाइज जॉब्स मिलती थी। हम बात करेंगे इंजीनियर्स की, तो इंजीनियर्स के लिए क्या था कि किस बैच के इंजीनियर के पास आउट होके आए हैं स्टेट में, उनको बैच वाइज जॉब मिलेगी। आप बात को समझे मेरी, कि जो 95 बैच के इंजीनियर्स आए हैं वो 95 बैच लगेगा तो 96 के इंजीनियर्स को मौका मिलेगा। अब इसमें करप्ट लोगों ने क्या सोचा कि यार इस तरीके से तो मेरे बेटा 97 में आ रहा है, तो पहले 95 वाले लगे, तो उन्होंने एक स्कीम लगाई, दिमाग में, कुछ डिसीजन उनके हाथ में है, सरकारें पॉलिटिकली इलेक्टेड जो है कमजोर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि द टाइम हैज कम व्हेन वी हैव टू एनालाइज कि किस कारण से ये डोपिंग की गई और एक नया सिस्टम मर्ज किया गया, और उसका क्या हुआ, रिजेक्शन इज मोर, डिससेटिस्फाइड स्टूडेंट्स आर मोर। ऐसे क्या था कि चाहे आपने डीवाई पाटिल से किया, चाहे आप आरएससी जम्मू से किए, चाहे आप कुरुक्षेत्र से किए, आपका बैच ही आपका डिसीजन है कि आपको जॉब पहले लगेगी, आपको और कुछ नहीं करना, और मेरिट है साथ में। मेरी बात समझ में, पहले सपोज करो एक पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है जॉब लगने का। गवर्नमेंट के इंजीनियर्स की बात करें, मुझे जहां तक लगता है, अभी मेरे पास डाटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि ऑनलाइन अवेलेबल था नहीं इस किस्म का, तो जहां तक मैंने अपने ग्रुप से बात की, लोगों से बात की, मेडिकल के केस में भी मोस्टली ऐसा था। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस लाया गया, ये एक प्रोसेस मुझे ऐसा लगता है लाया गया टू एडजस्ट फ्यू पीपल। जैसे कोई ऑफिसर होगा, कोई ऐसा तरीका होगा जिसने कहा होगा यार मेरा बेटा आ गया 95, मेरी फैमिली आ गई है, मेरा कोई रिश्तेदार आ गया, पॉलिटिकल लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो मैंने डिसीजन लेने वाले लोग जिनके हाथ में ताकत थी, तो उन्होंने डायरेक्ट एंट्री सिस्टम लाया। उनको नहीं पता था कि डायरेक्ट एंट्री सिस्टम से हमारे आने वाले समय में क्या असर पड़ेगा। उससे क्या असर हुआ कि डायरेक्ट एंट्री के उन्होंने एग्जाम ले आया, इंटरव्यू ले आया, मेरिट ले आया, अल्टीमेटली उनको ये नहीं समझ आया कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है 20 सालों के बाद वो सिचुएशन क्या बनेगी। वो सारे लोग बन गए एग्जाम सेंट्रिक अपॉइंटमेंट्स, इंटरव्यू सेंट्रिक अपॉइंटमेंट्स, और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेंट्रिक अपॉइंटमेंट्स थी वो सारी की सारी छूट गई। नतीजा क्या हुआ कि अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए 2026 में जा रहे हो, 15 में जा रहे हो या 10 सालों में जा रहे हो, तो आप हर साल 19 लाख बच्चा या 20 लाख बच्चा, पिछले 5 सालों की अगर हम ट्रैजेक्टरी देखें, 1 करोड़ के करीब यूथ है जो डिससेटिस्फाइड है अपने रिजल्ट से, क्योंकि उसकी सिलेक्शन नहीं हुई जहां वो जाना चाहता था। फिर ऐसे लोग आ गए जिन्होंने कहा हम इसी एग्जाम की तैयारी कराएंगे। तो बेसिकली एक नेशन में डिससेटिस्फाइड माइंड जा रहा है, क्योंकि पहले उसको एक्साइट किया गया, फिर उसको पूरा नहीं कर दिया गया, फिर उसको नेशन के खिलाफ यूज करने के लिए एक फोर्स बना के यूज किया गया, और उसी का फायदा नेपाल में उठाया गया, उसी का फायदा चाइना में उठाने की कोशिश की गई, लेकिन चाइना इसको समझ गया, उसने उसको हैंडल भी किया और इमीडिएटली कोचिंग सिस्टम को बैन कर दिया, और उसको एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम के तौर पे ले आया कि पैन चाइना, क्योंकि जो ताकतें इंडिया को रोक रही हैं वो चाइना को रोकना चाहती थी। वो बहुत आगे सोचते हैं, वो आज की बात नहीं करते हैं। मेरी बात समझ में आई? तो मैंने इस पे एनालिसिस ये किया है कि जो कोचिंग का आपका पूरा नेटवर्क है भारत सरकार के सामने ईश्वर की तरफ से बिल्कुल ओपन हो गया। एनईपी इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है, रीजन क्या है? ये क्योंकि जो मेन फोर्स है हमारी, जो मेन फोर्स है उसको इरेलेवेंट बना दिया। इरेलेवेंट कैसे बना दिया कि आईटीआई के अंदर टेक्निकल ट्रेनिंग्स के लिए लिमिटेड सीटें, और स्किल डेवलपमेंट के नाम के ऊपर आप लोगों ने एक किस्म का मॉब क्रिएट कर दिया, उसको पैसे भी दे रहे हो। तो हमें आईटीआई के ग्रेजुएट को, बच्चे को देने हैं ना पैसे कि भाई तुझे जॉब लगेगी, तुझे सर्टिफिकेट भी मिलेगा। स्किल डेवलपमेंट के नाम पे अभी एक और नीचे आ रही है, चीज़ें सामने आ रही हैं कि उसको भी बड़े अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया गया। अब ये सारी नेगेटिविटी एक षड्यंत्र का पार्ट है, जिसके ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि एक टीम को बिठा के डॉट्स जोड़ने पड़ेंगे 90 से लेकर 2026 तक, और 26 में आके ये एक्सपोज हो गए, गोलियां चला रहे हैं, सेंटर फिक्स कर रहे हैं। और हमारे पास कुछ लोकली, तो हमें जहाँ तक पता है, हमें पता ही है कि जो माफियाज इन्वॉल्व थे बच्चों को चीटिंग वीटिंग कराने में, उन्होंने एन मास अपने आप को सीबीएसई में शिफ्ट कर लिया, क्योंकि उनको सीबीएसई में ज़्यादा लूप होल्स मिले कंडक्ट ऑफ एग्जाम से लेके करने में। अब ये मैं मुबारक दूंगा अपनी सरकार को कि उन लोगों ने बोल्डली हैंडल किया कि अगर लीकेज है हम बात करेंगे, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा जब किसी कॉपी को आप डिजिटाइज कर दोगे तो ट्रांसपेरेंसी का लेवल बढ़ेगा, कम नहीं होगा।
चाहे गलत मार्किंग हुई है तब भी सामने आएगी, सही मार्किंग है तब भी सामने। और अगर ये ओपेक है, आपको मैनुअली शीट लानी है, तो आपकी गलती छुप जाएगी और जिसके मार्क्स एक्स्ट्रा दिए गए हैं वो थोड़ी जाएगा बोलने कि मेरे को एक्स्ट्रा मार्क्स मिले हैं। तो बड़े केसेस में हमने ये भी देखा था कि जो माफियाज इन्वॉल्व थे, ये एक और नई चीज़ गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी कि जो टॉपर्स थे पिछले 10 सालों उनकी शीटें डिजिटाइज कराई जाए। आपको पता लग जाएगा काफ़ी चीज़ें मैनिपुलेट हुई हैं। तो एजुकेशन चूंकि भारत सरकार के लिए आने वाले समय में चैलेंज देनी थी, उसी में सबसे ज़्यादा काम जीएनयू में किया गया, युवा को ही भटकाया गया। आप जिस किस्म के युवा कल आप सड़कों पे देख रहे थे, आपको एक फिक्रमंद होना पड़ेगा, मुझे फिक्रमंद होना पड़ेगा। भारत का युवा इस किस्म का कंफ्यूज्ड है। हमारे अंदर युवाओं के ऐसी चीज़ें डाली जा रही हैं जैसे अपनी सेक्सुअल बिहेवियर को लेके उनको कंफ्यूज किया जा रहा है, अपनी एक्सेप्टेबिलिटी को लेके उनको कंफ्यूज किया जा रहा है। एक फॉरेन लैंग्वेज के ऊपर कमांड आने के बाद फिलोसफी क्या है? लैंग्वेज तो है ना कि अपने भाव कैसे प्रकट करने हैं, लैंग्वेज में भाषा इसी को बोलते हैं, लेकिन भाव है क्या जो प्रकट करने हैं? पहले तो भाव को, एजुकेशन को तो भाव देना है ना, भाव क्या तुम्हारे, वो भाव इतने डिस्टॉर्टेड है तो वो प्रकट जिस मर्जी लैंग्वेज में करोगे डिस्टॉर्शन है। तो आपने जो कहा वो बिल्कुल जेन्युइनली एक बात कही जो लोगों को अब खड़े होकर बात करनी है। भारत सरकार को कहना है कि हमें स्ट्रक्चर्ड कनेक्टेड सिस्टम चाहिए, और वो सिस्टम है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज। टेक्निकल का सीधा सीधा सिस्टम है। 2 मेजर टेक्निकल लाइन्स है, एक इंडस्ट्रियल लाइन है तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, जो डिलीवरी इंस्टीट्यूशंस है, और इंडियन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस है, ITIs है ना हमारे। तो ITI का रास्ता इंडस्ट्री की तरफ लेके जाता है, पॉलिटेक्निक उसके रास्ते में आता है, और फाइनल डेस्टिनेशन उसकी है पीक में हमारे रिसर्च सेंटर्स। अब हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी वो हैं। तो हमारा एक पूरा 19 के 19 लाख 10 लाख बच्चा अगर हमारा IIT के लिए जाना चाहता है तो 10 लाख बच्चा अपनी अपनी पोजीशन में खड़ा होता है ना। अगर IIT के एग्जाम में जेई मेंस या एडवांस में कोई बच्चा माइनस स्कोर कर रहा है या बच्चा 10 स्कोर कर रहा है तो वो एलिजिबल ITI के लिए तो हो सकता है ना, टेक्निकल के लिए वो एलिजिबल हो सकता है ना, रिवीजन नहीं हो सकता। इसी तरह पॉलिटेक्निक के लिए भी हो सकता है। और जब वो उसमें से गुजर के मेहनत करता है और वो आगे बढ़ता है तो एक ना एक दिन वो IIT के लिए भी कोई ऐसा प्रोडक्ट बना सकता है जो उसके एक्सपीरियंस से आया, जो उसका उस टाइम पे नहीं है जब वो एग्जाम दे रहा है। ये सब लोगों ने रिजेक्शन लाई कि अगर आप किसी को रिजेक्ट कर दोगे तो रिजेक्शन के बाद वो क्या करेगा मुझे बताओ। रिजेक्शन इज अ वेरी सीरियस थिंग फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको मैं आज अलर्ट करना चाहता हूं कि भारत सरकार बहुत सिंसियर है, बहुत क्लियर है, इसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। आप 2027 में ऑर्डर कर दें कि हमारा एंट्रेंस एग्जाम रिव्यू होने वाला है, जो लोग ड्रॉप कर रहे हैं उनके लिए भी रास्ता निकालने, डाटा कलेक्ट करें। मैं लेट अस अज्यूम हम पहले 12th लेवल एग्जाम की बात करेंगे, जॉब्स की एग्जाम की बात छोड़ देते हैं, हायर एजुकेशन की। अगले साल 20 से 22 लाख बच्चा पेपर देगा जेई का, अगले साल 20-25 लाख बच्चा ही तैयार होगा नीट का। आप इन 40 लाख बच्चों के लिए पूरा प्रोजेक्ट बना लें कि कैसे हम उनको सपोर्ट करेंगे। उंगलियों पे हो जाता है सपोर्ट। कैसे? हमारे पास लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख के हायर सेकेंडरी स्कूल है पैन इंडिया, जिन हायर सेकेंडरी स्कूलों में सब्जेक्ट से पढ़ाए जा रहे हैं, मेडिकल भी है, नॉन मेडिकल भी है। हमारे जैसे लोग बैठे हैं जो आपको प्रोसेस बना के दे देते हैं। ऑलरेडी हम स्कूलों के अंदर इंप्रूवमेंट कर रहे हैं और स्कूलों को ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। एक इंस्टीट्यूशन के लिए मॉडल हमारा तैयार है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, इमीडिएट कर दो। ये 40 का 40 लाख बच्चे गवर्नमेंट विदाउट टेकिंग अ सिंगल रुपी फ्रॉम देम ट्रेन कर सकती है और आहिस्ता आहिस्ता एग्जाम डिपेंडेंसी खत्म करे। आप कंटिन्यूस प्रोसेस से बच्चे को तैयार करें। और जितने इंस्टीट्यूशन है हमारे मेडिकल सेटअप के, देखिए मेडिकल सेटअप में इंस्टीट्यूशन कैसे आएगा रवीश, टॉप पे है हमारा MBBS का कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज और अदर एलाइड मेडिकल कॉलेजेस जो मेडिकल साइंस की हैं। उसके साथ हमारे नीचे आ जाएंगे नर्सिंग के कॉलेजेस, उसके नीचे आएंगे पैरामेडिकल कॉलेजेस, उसके नीचे आ जाएंगे एलाइड सर्विसेज के, बी फार्मेसी के आ जाएंगे, फार्मासिस्ट के आएंगे, जितने भी हमारी पूरी जो वो डिपार्टमेंट है। तो क्या ये 20-22 लाख बच्चा जो सोचता है वो एडजस्ट नहीं होता है पूरे का पूरा? एक दूसरा इसके साथ जुड़ा हुआ है हमारे बच्चे जो मेडिकल में जाते हैं, एग्रीकल्चर में, वेलबींग में, हमारी डिफरेंट किस्म की लाइन है। उन सब बच्चों को स्ट्रक्चर तरीके से हम लोग भारत के भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं। इसी तरह टेक्निकल है, टेक्निकल के अंदर हम जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला ITI से लेके IIT की जर्नी है पूरी की पूरी, और रीजनल कॉलेजेस। फिर हमारे स्किल डेवलपमेंट के जो स्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे जम्मू की अगर हम बात करें, हमारे पास बड़ी ब्राह्मणा है, कठुआ है, सांबा है, 3 इंडस्ट्री जोन है, उधमपुर है। जम्मू डिवीजन की बात करें, इन 3 इंडस्ट्रियल यूनिट में कितने यूनिट लगे हुए हैं, उनको किस किस मैन पावर की जरूरत है, उस तरीके से अलाइन कर सकते हैं हम चीज़ों को। और सारे बच्चे जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे सेटल हो सकते हैं, भविष्य सेफ है। लेकिन ये कोचिंग सेंटर वाले उसको उसके लिए तैयार ही नहीं होने देते। तो आज इन कोचिंग सेंटरों ने अपना सच बताया कि हम एक कॉन्स्पिरेसी के थ्रू लाए गए थे
जैसे भारत में किसी ने सीड लाया और वो सीड फैल गया और हमारे ओरिजिनल सीड जीएमओ हो गए। कोचिंग वाज नेवर रिक्वायर्ड। और ये एग्जाम भी मुझे लगता है जानबूझ के लाए गए ताकि भारत का युवा रिजेक्टेड फील करे और फिर वो देश के खिलाफ उसका इस्तेमाल कर सके। और वही करने की कोशिश की गई 2020 के बाद, जो अब हो नहीं पा रही है, क्योंकि भारत सरकार पहली सरकारों की तरह डोप्ड नहीं है और किसी कंफ्यूजन में नहीं है और वो अपने युवाओं का सम्मान करती है। बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि जो ITIs हैं, डिप्लोमा कॉलेजेस हैं, उनका इस्तेमाल करके हम टेक्नोलॉजी की तरफ क्यों नहीं लेके जाते। और हमने NEP को भी पढ़ा, हमने देखा कि उसके अंदर भी मल्टीपल लेवल्स पे एग्जिट की गुंजाइश दी गई थी कि 8वीं 9वीं का ही बच्चा जो है एग्जिट लेके जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई है वो शुरू कर सकता है। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये कोचिंग माफिया है ये इतना ताकतवर बन गया है कि वो सरकार की पॉलिसी ही इंप्लीमेंट नहीं होने दे रहा है, क्योंकि वो इसलिए बन गया है क्योंकि सरकार के अंदर है। बैठे हुए लोग भी सिंसियरिटी के साथ सारे के सारे जो है मुगोटे पहन के बैठे हैं। आपको अपने सेल्फ इंटरेस्ट को छोड़ना पड़ेगा, आपको एक योगी बनना पड़ेगा। अगर आप सरकार में बैठे हो, आप योगी की तरह बिहेव करोगे तभी काम चलेगा ना। तो अब हमारे पास दो है, योगी बैठे हुए हैं। तो ये लॉबी जो है इसका ये हर जगह इन्फ्लुएंस कर रही है, इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा मीडिया से लेकर हर जगह इन्फ्लुएंस कर रही है, उसको ये बार बार सवाल उठ रहा है कि NEP इंप्लीमेंट। सर आपने लास्ट ईयर देखा कि एक IAS में एक वो टिप ऑफ आइसबर्ग था ना कि एक लेडी, उसके फादर मदर IAS के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने अपनी बच्ची का एक फिजिकली हैंडीकैप का सर्टिफिकेट मैनेज करके उसको एक IAS करवा दी 3 बार में। अब ये समझो ना कि दिस इज समथिंग विच इज वेरी सीरियस। इसके बारे में बात करनी जरूरी है। हमें जो ये बोला जाता है ना टैलेंट मिस आउट हुआ, टैलेंट मिस आउट तब होता है कि जब एग्जाम आपने ऐसा ले आया। अब एग्जाम आप मछली को बोलोगे नहीं जी मुझे तू उड़ के बता, और उसको जबरदस्ती उड़ा के बोलोगे अब तू ठीक हो गई। तो वो चीज़ें गवर्नेंस में प्रॉब्लम आ रही है कि हमारी जो, अब मैं गवर्नेंस की बात करता हूँ, जैसे मैंने टेक्निकली मेडिकल की मेरी लाइन है, मैं रोज़ सुबह शाम सोचता ही यही हूँ, मेरा काम ही नहीं है कि कैसे सेटअप सीधा सीधा होता है। मैं गवर्नेंस की फाइल की बात कर रहा था। फाइल शुरू होती है ऑफिस असिस्टेंट से, उस पर वो अपने रिमार्क्स लिखता है, जूनियर असिस्टेंट से जाती है वो सीनियर क्लर्क के पास, क्लर्क से ऊपर जाती है अंडर सेक्रेटरी के पास, सेक्रेटरी ऊपर से ऊपर ले जाता है अपने मिनिस्टर के पास। ये जो डायरेक्ट एंट्री टू सेक्रेटरीशिप है ना, इसकी भी तो ट्रेजेक्टरी बना सकते हैं, कोटा फिक्स कर सकते थे, आहिस्ता आहिस्ता कोटे खत्म कर दिए गए, हर जगह पे डायरेक्ट एंट्रीज लाई। एजुकेशन ऑफ स्कूल, एजुकेशन यूनिवर्सिटीज में बात चल रही है कि डायरेक्ट IAS ऑफिसर को ले आओ, वहां बिठा दो। फिर दूसरी चीज है जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर है उनकी एंगेजमेंट करो। तो ये जो एक सुपर क्वालिफिकेशन बना दी गई, प्रधानमंत्री ने इसके बारे में बोला था पार्लियामेंट हाउस में, लेकिन ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करने के टाइम पे उन्होंने देखा कि ये जो आयरन स्टील स्ट्रक्चर है ये जंग तो लगी है लेकिन पैरेलल स्ट्रक्चर लाना है, तो मौका पड़ा है, आहिस्ता आहिस्ता उसको लाना शुरू कर दो। पैरेलल स्ट्रक्चर है, टेक्नोक्रेट्स को साथ लाओ, इनके साथ भी जो टेक्निकल बिहेवियर है उनको भी इन्वॉल्व करो, और आपको कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। पहला कड़ा फैसला है 2027 के एग्जामों को लेके आज ही फैसला लिया जाए। 26 में तो कुछ नहीं हो सकता। 27 के लिए जो लोग इनसे डोप्ड हो रहे हैं, 27 के लिए जो चीजें की जा रही हैं, उसके ऊपर एक फैसला लिया जाए कि कोचिंग सेंटर्स और कोचिंग माफिया को स्ट्रक्चर मत करने की गलती करना। भारत माफ नहीं करेगा। स्कूलिंग को वापस सिस्टम में लाके स्कूलिंग के थ्रू डिलीवरीज देनी है, फिर जाके हमें पूरे भारत को एक जैसी पढ़ाई मिलती है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे गवर्नमेंट से एफिलिएटेड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हो जो कंट्रोल होते हैं। आप कल बोलोगे जी हम कोचिंग के एग्जाम को सेंट्रलाइज करेंगे, फिर कोई 12वीं पढ़ाई गई क्यों? खुश हो रहे हैं कुछ लोग बोल के कि जी हमारे यहाँ पे कॉरेस्पोंडेंस एजुकेशन बढ़ रही है, वो मजबूरी थी। तो रेगुलर एजुकेशन का वैल्यू आप क्या करोगे? नहीं, देखिए ये भी मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है कि 12वीं के जो नंबर है, देखिए ये कहते हैं कि कुछ बोर्ड्स में मार्किंग ठीक नहीं है, जो भी बिहार बोर्ड है या कोई बोर्ड है, लेकिन पॉइंट ये है कि ये देखो सबसे अच्छी जगह क्या होती है एजुकेशन में, आपके पास ऑडिट्स के 10 तरीके हैं। आप बिहार बोर्ड की बात क्यों करेंगे? हम ये कर सकते हैं बिहार बोर्ड का पेपर J&K बोर्ड डालेगा, J&K का पेपर, हमारे पास 25 बोर्ड है ना। मैं तुझे एक बात बताता हूँ ना, मेरी लाइन आई है, मुझे तुम प्रॉब्लम बोलोगे मैं सोल्यूशन दूंगा। तूने बोला सर बिहार बोर्ड में, जम्मू बोर्ड में, किसी भी बोर्ड में, बिहार बोर्ड तो मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे अच्छा बोर्डों में मानता हूँ, जहां से इतने टैलेंटेड लोग निकले, जहां से आज भी निकल रहे हैं। वी हैव टू रिस्पेक्ट कि माँ सीता बिहार से एक जमाने में, मतलब उसके बारे में काफी, माँ सीता बिहार से थे और श्री राम यूपी से थे। जमाने की ये जानबूझ के किया गया। आपको हल्दी को मिसयूज कराया गया, आपको देसी घी को बुरा बोला गया, मेरे देसी को बुरा बोला, मक्खन कृष्ण जी खाते हैं बुरा बोला। आज पूरी दुनिया अमेरिका कह रहा व्हाइट बटर खाओ, बोल रहा घी को प्रॉफिट बोल रहे ना, बेस्ट है जी, इसका वो इंडेक्स बड़ा अच्छा है ना। तो मैं ये आपसे कह रहा हूं, हम बात उसी पे आएंगे। अगर इनको लगता है हमारे पास 2.25 करोड़ लोगों ने 12वीं का पेपर दिया,
बोर्ड्स में, जो पास भी हो गए और फेल भी हो गए और आगे निकल के। सीबीएसई से 18 लाख ने सेंट्रलाइज किया। ठीक, आप इन सारे बोर्ड्स का सिलेबस सेम है, मेन सब्जेक्ट सबके एनसीईआरटी बुक फॉलो होती है। आप इन बोर्ड्स के क्रॉस पेपर डलवा दो। एक्स बोर्ड को नहीं पता हो वाई का पेपर डालो, वाई का पता नहीं हो वाई जेड का डालो, जेड का पता, शीटें भी क्रॉस बोर्ड कर दो। हमारे पास ऑलरेडी मैन पावर है, ऑलरेडी सब कुछ है हमारे पास, क्या नहीं है। डिजिटाइजेशन भी हो गई है, मैं कह रहा हूं सब कुछ है। ट्रांसपेरेंसी तो 2 दिन में आ जाती है ना, लेकिन जिस तरीके से सेंट्रलाइज करना फिर उसको ग्लैमराइज कर देना, जैसे किसी चीज की शॉर्ट करनी। देखिए आपने बड़ी अच्छी पॉइंट बोला, मेरे दिमाग में एकदम कंक्रीट पॉइंट आ गया रवीश। आपने, हम सब ने कहा कि जो ये क्या बोलते हैं जिसको मार्केट में शॉर्ट करते हैं, जो सामान इकट्ठा करते हैं, फिर उसको बोलते हैं इसके ऊपर छापा मारेंगे नो जी, कॉस्ट बढ़ाने के लिए सामान इकट्ठा, क्या बोलते हैं, होल्डिंग करनी। होल्डिंग को मना किया गया, होल्डिंग को मना किया गया। सेम इज हैपनिंग इन हियर कि आप लोग क्या कर रहे हो कि एक चीज को आप स्कैरसिटी क्रिएट कर रहे हो और उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो। मेरी बात समझ में आई ना? एजुकेशन में स्कैरसिटी क्रिएट की जा रही है कि बस इतनी ही सीटें अवेलेबल है और इस सीट के लिए आपको आगे जाना पड़ेगा, तो उसको भी आपको इसी एंगल से लेना पड़ेगा जिस एंगल से आपने कमोडिटी को लिया कि एजुकेशन को आपको 14 लाख स्कूलों में बांट रहा है ना, लेकिन एक बंदा बोलेगा नहीं मैं ही एक्सक्लूसिव हूं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इस तरीके से हमें ऑलरेडी हमारे पास सिलेबस थे, ऑलरेडी हमारे पास सब कुछ है। आपको सिर्फ अपने आप को रिस्ट्रक्चरिंग में लेके जाना और नए एंगल से देखना है इसको, जो एंगल चल रहा था। अगर आज भी हमारे बैच वाइज एडमिशन हो रही होती, आज भी तो डिससेटिस्फेक्शन किसको होती, वो देखते यार अभी तो 2025 बैच के लोग बैठे हैं, अगर मैं 20 में भी 30 में भी करके आऊंगा तो बैच बेनिफिट होगा, मैं कुछ और डिग्री ट्राई करता हूं। तो नई नई चीजों में ट्राई करते, वो बैकलॉग नहीं ना क्रिएट करते, तो नई एक्सप्लोर करते चीजों को, फोर्सफुली नहीं लेके जाना पड़ता। अब कह रहे हैं स्किल सेट ओल्ड हो गया, ओल्ड में स्किल सेट कौन लेके गया? वो व्यवस्था, जो व्यवस्था चाहती थी कि हमारा बेनिफिट हो, बच्चे का हो या नहीं हो। तो आज एक एप्ट टाइम है कि कोचिंग माफिया एक्सपोज हुआ, पेरेंट्स को सामने आई बात, गवर्नमेंट को मौका मिल रहा है, इमीडिएटली इसके ऊपर 2027 के लिए एक फैसला लिया जाए, चीजें बहुत अच्छे से हैंडल हो जाएंगी और भारत जो है वो अपनी स्पीड में 3 to 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगा फॉर सेटिस्फाइंग द स्टूडेंट्स एंड यूथ। मेरे को ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। देखिए एक इस सारे जो ये साइकिल था, ये जो कोचिंग आना या इसका आगे बढ़ना, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज आया जब कोरोना हिट किया देश में या विश्व में। एक अचानक से बहुत ही ज़्यादा पैसा इन्फ्यूज़ हो गया इसके अंदर, और हमने देखा कि 2020 से आज तक काफ़ी ब्रांड आए, वो टॉप पे आए फिर गायब हो गए, टॉप पे आए, दूसरे ने रिप्लेस किया, पुराना गायब हो गया। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक्चुअली में गैप है नहीं। देखिए क्या होता है कि किसी भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट या स्टार्टअप को, जैसे हम कहते हैं कि जहां पर मार्केट में गैप है, डिलीवरी या किसी चीज़ का गैप, आप उस गैप को फुलफिल कीजिए और आप अपना जो प्रोडक्ट है उसको लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में गैप नहीं है, जो एजुकेशन की गैप है, नहीं इनकी जरूरत नहीं है, साइकोलॉजिकल डेवलप किया जा रहा है। इनकी जरूरत नहीं है और कोरोना के कारण इसको पुश मिल गया है। लेकिन मुझे ये फील है कि आने वाले समय में देखिए सरकार की तरफ से भी हमें मुझे लगता है कि मोदी जी जो है वो समझते हैं हर चीज़ को, रिस्क समझते हैं इसका कि कितना रिस्क हो सकता है अगर बाहर का इन्वेस्टमेंट आ जाए इस फील्ड में, तो ये कम होगा। प्लस एआई के एडवेंट से भी जो नॉलेज का एक्सेस हो गया वो ईजी हो गया। इनका मेन गैप तो यही था इनका कि अगर बच्चे के पास मटेरियल नहीं होता था, रिटन मटेरियल, या उसके पास मतलब कोई टीचर उसको अवेलेबल नहीं होता था। इसको आप करेक्ट करेंगे। आप ये कह रही है टेक्स्ट बुक्स सभी गवर्नमेंट स्कूलों में फ्री दी जा रही हैं। आज भी 70% के करीब हमारी जो एजुकेशन है गवर्नमेंट स्कूलों पे लोड है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोड है। उसको डी ग्लैमराइज, इसको नॉन ग्लैमराइज कर दिया गया। मतलब अगर एक बच्चा अपने गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है, उसको एक ऑनर होना चाहिए, मैं स्कूल में जा रहा हूँ, उसको एक बोल के उसको एक मतलब बिल्कुल उसको अपने शर्मिंदगी की तरफ लेके गए, फिर उसके साथ जुड़ते हुए जो स्कूल थे उनको शर्मिंदगी की तरफ लेके गए। अल्टीमेटली पूरा प्रोसेस जो हाईजैक कर दिया गया और डायरेक्ट एंट्री वाला सिस्टम सबको आसान लगा। जो लोग कुर्सियों पे बैठे हैं, जिन्होंने डिसीजन लेना है, उसको क्या लगेगा? उसको लगेगा कि डायरेक्ट एंट्री फॉर्मेट है, सूरत क्या यार इतनी चीजें करने की, डायरेक्ट करा लेंगे। और डायरेक्ट में करप्शन भी होती है, मैनिपुलेशन भी होती है। अब जो आदमी 10 लाख रुपए दे के अपने बच्चे को पेपर करवा रहा था, आप रोक सकते हो उसको कि वो मैनिपुलेट नहीं करे, लेकिन अगर प्रोसेस ही वो मैनिपुलेट कर ही नहीं सकता, कोई एक एग्जाम है नहीं है,
उसके मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं, मल्टीपल इवैल्यूएशंस होती हैं, उसको जाना ही पड़ता है पहले 4 महीने किसी पैरामेडिकल में, 4 महीने के पैरामेडिकल के प्रोसेस के बाद ही वो जा सकता है नर्सिंग में, और नर्सिंग के पास ही वो जा सकता है। तो वाई नॉट टू स्टार्ट इस 15 साल 18 साल के बच्चे को एमबीबीएस में जाके लेने की बजाय, अगर कोई स्लो लर्नर है, एंट्री के लिए आप लिमिटेड सीट रखोगे मेडिकल कॉलेज में, हमारे पास 20 सीटें हैं, अब 10 सीटें रिवर्स करो प्रोसेस के लिए, तो प्रोसेस के थ्रू ही आएंगे। आपको पता तो लग गया ना, डाटा 5 साल का डाटा चेक कर लो कि डेट में कितने लोगों का मेरिट है। अगर 720 में से हमारे बच्चे पेपर दे रहे हैं, मैंने पिछली बार भी बोला था, मैंने 1-1.5 साल पहले भी इस पर काम किया था, अगर डॉक्टर के एस्पिरेंट्स हैं हमारे 720 में से वो 300 नंबर ले रहे हैं, और 300 नंबर लेने वाले भी 3 लाख हैं, और 3 लाख से बाकी साढ़े 18 लाख जो है उससे भी कम है, करेक्शन की बात करें, तो उनको हम फोर्सफुली कैसे तैयार कर सकते हैं? तो उनको उस टाइम पे दे कैन बी गुड फॉर नर्सिंग, they can be good for paramedical, they can be good for other associate things related to the hospital working, और मेडिकल एजुकेशन के साथ जुड़े हुए कोई भी काम करें, वो मेडिकल हेल्थ में काम करें। लेकिन जब आप उसको पार्ट ही नहीं बनाओगे, एक ही विंडो क्रिएट करोगे, तभी मैंने बोला स्कैरसिटी से आती है। किसी मूवी की टिकट आप सुपर हिट कर दो, बेशक मूवी कुछ नहीं निकले, पहले ब्लैक करवा देते हैं उसको। इसी तरह स्कैरसिटी है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। मुझे कभी समझ नहीं है, 150 करोड़ लोग खाना खा रहे हैं, 150 करोड़ लोग पानी पी रहे हैं, 150 करोड़ लोग अपने लिए चीजें कर रहे हैं, तो मार्केट तो ऑलरेडी भारत ही सफिशिएंट है, लेकिन उसको आपस में इकट्ठी नहीं करने देते हैं। कौन नहीं करने देता है? एक कोशिश करने की जरूरत है। जैसे बोल गया कि इंडिया में कभी आएगी नहीं, या मिली सरकारें आएंगी, बीजेपी ने कोशिश की, ले आई। इसी तरह एजुकेशन में आज एजुकेशन माफिया बैकफुट पे चला गया। इससे पहले कि वापस आ जाए, वो हॉस्टलों में आग लगी, एजुकेशन माफिया एक्सपोज हुआ, ये आईएएस का माफिया एक्सपोज हुआ। आज की डेट में फिर से वापस वो एक्टिव हो गया, अपने बच्चों की रीले डाल रहे हैं, फैमिली की रीले डाल रहे हैं, मोबिलाइज कर रहे हैं। आप देखो, ये पूरी थ्रेट थी भारत सरकार को हमारे नेशंस की तरह। कैसे बांग्लादेश और नेपाल को ही हम लाइटली नहीं ले सकते हैं। सेम एक्सपेरिमेंट यहां पे करने की कोशिश थी, उन्होंने पूरा फ्यूल तैयार किया था। हर साल कोविड से लेके पहले जब तक सेंट्रल एग्जाम हुआ, हर साल 15-20 लाख बच्चा अपने देश से डिससेटिस्फाई हो रहा है, अपने प्रोसेस से डिससेटिस्फाइड हो रहा है, क्योंकि उसको बताया नहीं जा रहा तू गलत है, उसको बोला जा रहा है तेरा टीचर नहीं था, तेरे को फैसिलिटी नहीं थी, तेरे को एजुकेशन नहीं थी, सिस्टम गलत था, तू ठीक था। उसको बताना है कि तू एक ऐसे सिस्टम के लिए तैयार किया जा रहा है जो जिसके लिए तैयार नहीं था। गॉड हैज नॉट क्रिएटेड यू। इसलिए वो बच्चा कंफ्यूज होता है। आप समझो कि वो बच्चा मेडिकल की साइंस पढ़ता है और फिर वो आईएएस में चला जाता है, पूरी जिंदगी उस लाइन को यूज नहीं करता। तो इसका मतलब वो बच्चा क्लियर नहीं था, तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन में जाना था तो स्टार्ट कर लेता अपनी जर्नी। मेरा ये कहना है कि एजुकेशन इज अ ह्यूमन इज अ रिसोर्स फॉर प्लेनेट। उसको इज्जत देनी है, उसका मान सम्मान देना, उसको क्लियर देना है। तो हमारा प्रोसेस बड़ा क्लियर था। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद भी भारत ने अपना प्रोसेस फिर अपना इंडियनाइज कर लिया। जब हमारे नर्सरी एलके यूकेजी के स्कूल आए, प्राइमरी मिडिल हाई स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल आए, तब भी हमने इंडियनाइज कर लिया। लेकिन कोचिंग्स ने सिस्टम से बाहर ले लिया बच्चों को। तो ना ही पेरेंट्स को समझ आई कि हमारे बच्चे कहां जा रहे हैं, कब वो बच्चे वोक हो गए, ना ही सिस्टम को समझ आया। लेकिन इन लोगों ने शॉर्टकट से, लॉन्ग कट से इन्फ्लुएंस करके साइलेंटली काम किया। टेक्नोलॉजी ने एक्सपोज कर दिया, इनके थॉट्स एक्सपोज कर दिए। तो आज की डेट में भी नुकसान बहुत हो चुका है, वापस नहीं हो सकता, लेकिन कल से हम बचा सकते हैं। 27 के एग्जाम्स को लेके मैं पहले सिर्फ बात करूंगा, जो मैंने फिर बोला, हायर एजुकेशन की बात करूंगा। पहले एंट्री टू हायर एजुकेशन की। लेटर स्टेज में हम लोग कोशिश कर सकते हैं, थिंकिंग कर सकते हैं प्लेसमेंट्स की, जॉब्स की प्लेसमेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे हम पूल कर सकते हैं। भारत एक राष्ट्र है, हम कैसे पूल कर सकते हैं कि हर एक बच्चा जो है वो एक सिस्टम के साथ सिक्योर है, सिर्फ उसको पार्ट बनना है। हमारी एग्रीकल्चर में कितनी प्लेसमेंट हो सकती है? एग्रीकल्चर फील्ड्स है हमारी। एक डैम में बात, एक डैम क्रिएट करना है बिहार में, हमारे एग्रीकल्चर लैंड में ही कितनी ऑब्जॉर्व हो जाते हैं लोग। कितनी हमारी टेक्नोलॉजी, अभी टेक्नोलॉजी 10% भी नहीं आई एग्रीकल्चर में, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमारा किधर पहुंच सकता है, किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं। बिकॉज वाटर रिच स्टेट है, वाटर रिच कंट्री है। हमारे पास कुछ एरियाज हैं नॉर्थ के ऊपर वाले एरिया जहां में पानी पानी है, और उस पानी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लेकिन जब हम फोमो में चलेंगे, जब हमें हमारा सिस्टम ही डराएगा, हमारा सिस्टम डराने वाला बंदा पहले खड़ा होता है। कोचिंग सेंटर वाले का पहली वो खुद एक डिस्टर्ब्ड आदमी है, वो एक कंफ्यूजन में है, मतलब अपना रिजल्ट बताने के लिए वो कुछ भी करता है। यही हुआ ना कल जो हुआ सामने आया, कोई टिप ऑफ आइसबर्ग ले रही। ऐसे स्कैम हजारों हो चुके हैं, लेकिन इनके पास पैसा था, इनके पास वेल्थ थी, दबा देते थे। मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट को आज इस चीज को लेके सीरियसली काम करने की जरूरत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो सरकार है ईश्वर ने हमें दी है, और जो लोग भी आज बकवास कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उनको मुंह तोड़ना पड़ेगा। हमें भी अपनी जुबान को बड़ा पॉलिश रखने की जरूरत नहीं है
क्या मैं बोल रहा हूं कि एजुकेशन से कोचिंग को, अनस्ट्रक्चर्ड सिस्टम को बाहर निकालिए। आपको उसको स्ट्रक्चर नहीं करना है, ये पूरी कोशिश करने का स्ट्रक्चर करवाने की। अगर ये स्ट्रक्चर हो गए तो रेवोल्यूशन और 20 साल के बाद होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर होने के बाद इनकी सच्चाई सामने आएगी। इन्होंने बड़ा गलत कर दिया, जैसे खान सर ने बुलाया था, या और कोई बोलते हैं, या पीडब्ल्यू बोलते हैं मैं मुफ्त में पढ़ाता हूं। आप उसका मुआवजा इकट्ठा करो, उसको एक पैसे 1.25 करोड़ रुपए आ रहा है मुफ्त में, और फिर वो सबसे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन खराब कर रहा है। वो क्या है बताओ? पर्सनल केयर नहीं है रवीश, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पर्सनल केयर। जिस बैच में 1000 बच्चा पढ़ रहा है, वो 1000 बच्चा लिसन कर रहा है, एजुकेट थोड़ी हो रहा है। टीचर वो क्या बोल रहा है, टीचर क्या सुन रहा है, और वो क्या समझ रहा है, वो टीचर क्या बोल रहा है, वो सड़कों में पता लग गया आके। और इन सब डिसहार्टेड बच्चों को ये फ्यूल किसके लिए बन रही है? नेशन के अगेंस्ट इस्तेमाल करने के लिए। और वो बार बार ट्राई किया जा रहा है। अग्निवीर के लिए प्रोटेस्ट की अगर आप बात करें, जितने भी प्रोटेस्ट के बाद, आज भी उनका प्रोजेक्ट फेल इसलिए हुआ क्योंकि भारत की डीएनए में डिसिप्लिन है। अगर कोविड में था तो भारत का डीएनए डिसिप्लिन है, लेकिन कितनी देर, कितनी जनरेशन तक रख पाएंगे? अगर हम चाहते हैं हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह सेंट्रलाइज करके स्ट्रक्चर तरीके से देना है। और कोई फिलॉसफी नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, स्टार्ट द जर्नी ऑफ मेडिकल फ्रॉम पैरामेडिकल एंड स्टार्ट द जर्नी ऑफ इंडस्ट्रियल थ्रू योर क्या बोलते हैं इसको, ITIs, और द सेम एग्रीकल्चर आप स्टार्ट कर दो, सेम क्राफ्ट्समैन आप स्टार्ट कर दो, सेम डिजिटल मीडिया में आप स्टार्ट कर दो। 16-17 साल से बच्चा अपना काम करना शुरू करे, और उसको स्टाइपेंड देने में भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत के पास इतना सरमाया है कि अपने बच्चों को हम हर चीज दे सकते हैं, लेकिन क्रिएट करें। आज मैं अनाउंस करता हूं, अगर कोई मेरी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाए, होम मंत्री तक पहुंचाए, वी कैन क्रिएट 1 करोड़ जॉब्स फॉर द लीस्ट क्वालिफाइड पर्सन इन एजुकेशन सेटअप। फॉर द लीस्ट क्वालिफाइड पर्सन मतलब बंदा सिर्फ लिखना पढ़ना जानता हो, थोड़ा बहुत प्लस माइनस करना जानता हो, नाम शाम लिख ले, इतनी क्वालिफिकेशन वाला आदमी से लेके पीछी तक बंदों के लिए we can create 1 crore jobs in India and that can be delivered in 1 year। खाली हमें पोजीशन में वहां पे जाके जो लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं उनको बताना है। आप सोचो 1 करोड़ जॉब्स करिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट ऐड ऑन हो सकती है, तो कहां रहेगा हमारा युवा अनएम्प्लॉयड? तू बता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। और मुझे लगता है कि अब सही समय आ गया है सरकार के लिए भी इस बात का संज्ञान लेने के लिए कि इस बात को कवर अप काफ़ी देर तक किया गया, काफ़ी सालों से, दशकों से इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। और आपकी भी बात सही है कि देखिए, अगर बच्चे ने IIT करना है तो वो पहले से ही करे, ऐसे हताश हो के वो डिप्लोमा ना करे क्योंकि हार के, या किसी और कॉलेज में हार के। क्योंकि अब जैसे कॉकरोच पार्टी की बात करेंगे, मुझे तो लगता है कि इनकी ये साइकोलॉजी बिकॉज ऑफ ट्यूशन ही हुई है, क्योंकि इन्होंने सोचा हम बहुत बड़े बन जाएंगे। ट्यूशन वालों ने इनको सपने दिखाए, कोचिंग माफिया ने, कि आप जी ये कर लोगे वो कर लोगे। लेकिन देखिए असलियत कुछ और होती है, रियलिटी को एक्सेप्ट करना होता है। रियलिटी को भी एक्सेप्ट करना, रियलिटी सूडो नहीं ना क्रिएट करनी थी। आपको एक एग्जाम को इतना कंप्रेस करके इतनी ग्रेविटी बढ़ा दी, उसमें बाहर ही कुछ नहीं आ रहा है। ये तो ब्लैक होल से खतरनाक हो गए हैं। बिल्कुल, इनके अंदर की डेंसिटी, इतनी नेगेटिविटी फैला चुके हैं ये लोग, इनको खुद ही नहीं समझ आता हम क्या बोल रहे हैं। मैं अगर बोल रहा हूं, मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूं, आई एम मेकिंग सेंस। अभी अगर आप मुझे बोलो यू कीप मी, मैं ओपन डिबेट में आप ले आओ जिसने इंप्लीमेंट करना है पैन इंडिया, मैं ओपन डिबेट में बताऊंगा हाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट 1 करोड़ जॉब्स। और जॉब्स की तनख्वाह भी जो है ना, गवर्नमेंट सरकार को जेब से नहीं देनी पड़ेगी, और वो हमारे एजुकेशन सिस्टम को परमानेंटली ठीक कर देगी। और वो जो लोग जॉब में आएंगे वो भी खुश होंगे कि मैं ठीक जॉब्स मिल गई, वो हैप्पी, और उनको ज़्यादा ट्रांसफर भी नहीं करानी पड़ेगी। पूरा प्रोसेस डिफाइंड है और वो डिजाइन करके रखे हैं। मेरे जैसे हजारों लोग हैं हर फील्ड में, हम एजुकेशन में काम कर रहे हैं या और किसी फील्ड में कोई और काम कर रहा है। सिर्फ कमी कहाँ पे है कि ये जो एजुकेशन में माफिया कोचिंग और ट्यूशन का आया ना, इसने हमारे सिस्टम को पूरा चोक कर दिया। और आज ईश्वर ने इसको एक्सपोज किया है, इसको एक्सपोज करते इसको किल कर दो। 2027 के पहले वी हैव टू मेक श्योर कि 2027 का सेशन स्टार्ट हो 1 अप्रैल 2027, देयर शुड बी 0 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। 60,000 की इनकी रजिस्ट्रेशन है, टोटल एम्प्लॉयड इन पे जो डिपेंडेंट है, सारे एजुकेशन में इन्वॉल्व कर लेंगे मेन स्ट्रक्चर में, और देश आगे बढ़ेगा फुल स्पीड के साथ। बिल्कुल। मेरा दर्शकों से भी अनुरोध है कि आपका क्या विचार है इस हमारी सारी डिस्कशन पे, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।